हेलो चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के अंतर्गत पढ़ा था कि अंग्रेज जो थे और फ्रांसीसी जो थे, डच और पुर्तगाली चले गए, लेकिन ये दोनों भारत में किस प्रकार से, किस रणनीतियों और किस षड्यंत्र के द्वारा भारत में अपनी शासन सत्ता को कायम रखा, क्यों भारत को उपनिवेश ही बनाया। दूसरी बात कि अंग्रेजों ने अपना जो वर्चस्व था वो किन कारणों से भारत में अपने चरम पर पहुंचा, और मुगल जो साम्राज्य था उनका पतन और उनकी शक्ति कैसे कम होती गई। इतना विस्तृत साम्राज्य जो कभी किसी ने हिला नहीं पाया, वो किस प्रकार से पतन के रास्ते पर चल पड़ा। इतनी चीज़ें हमने जानी थी, और उसी कड़ी में हम देखेंगे कि जो अंग्रेज हैं और जो फ्रांसीसी हैं वो परस्पर आपस में कैसे व्यापार को लेकर के युद्ध करते रहे। ठीक है, आइए बच्चों, कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा के लिए भारत में आपस में लड़ते रहे। जो फ्रांसीसी थे और जो ब्रिटिशर अंग्रेज थे, ये व्यापार को लेकर के परस्पर आपस में युद्ध में चलता रहा, और ये युद्ध कोई छोटा मोटा समय का नहीं था, ये बहुत कई वर्षों तक लगातार इनका चलता रहा व्यापार को लेकर के। कभी ये फ्रांस के लोग कहते हैं कि ये इलाका जो है, ये जो प्रांत है या गांव है, कस्बा है, ये मेरे अंडर में रहेगा, यहाँ पे जैसे हम चाहें वैसे इनसे हम कृषि करवाएंगे। इंग्लैंड के जो शासक थे वो कहते कि नहीं, यहाँ पे हमारा वर्चस्व होगा। इसी बात को लेकर के इनमें युद्ध हुआ करते थे, और इसी बात को लेकर के कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और क्या था कि दोनों में युद्ध होते होते बात यहाँ तक आई कि इंग्लैंड और फ्रांस के दोनों लोगों ने अपने अपने देशों से सैनिक बुलवाए, और उन सैनिकों के साथ में जो अंग्रेज शासक थे, अंग्रेजों ने जिन सैनिकों को बुलाया उनके साथ एक बहुत विख्यात लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में वहाँ की सेना इंडिया में आई। लॉर्ड क्लाइव जो कि भारत में ये बंगाल का पहला गवर्नर था, भारत में पहला गवर्नर था, जो कि 1757 में बना। और डुप्ले जो था बच्चों, डुप्ले, ये आपका इसका पूरा नाम जोसेफ डुप्ले है, जो कि डायरेक्टर जनरल, जो भारत का फ्रांसीसियों की सेना का डायरेक्टर जनरल था, उसका पुत्र था, जिसे पांडिचेरी में उसे एक उच्च अधिकारी का दर्जा दिया गया, उच्च अधिकारी बना दिया गया पांडिचेरी में। और ये दोनों जब अपने अपने सैनिक बुला लिए तो युद्ध होना संभव था और धुआंधार युद्ध होता। अब तो भाई सैनिक उनके भी आ गए, इनके भी आ गए, अब आपस में दोनों युद्ध करेंगे। ब्रिटिश कंपनी की ताकत बढ़ने में लॉर्ड क्लाइव था, एक महान जो है कि लीडर था लॉर्ड क्लाइव। इसका विशेष योगदान रहा है। जो कर्नाटक का युद्ध हुआ उसमें इन्होंने उस सैनिकों का नेतृत्व किया, और जो डुप्ले ये अपनी सेना का लीडर था, इन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। अब इसमें भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। भारत के जो रजवाड़े थे, जो नवाब थे, छोटे मोटे प्रांतों के, कस्बों के, वो आपस में ही लड़ते रहते थे, और आपस में लड़ते रहते थे। जो राजा अंग्रेज़ों की सहायता ले लेता
जैसे कि एक आपका हैदराबाद का हैदराबाद में 2 रजवाड़े आपस में युद्ध हुआ दोनों के बीच, और उन युद्ध में अगर कोई हारता है, हारने के बाद वो अंग्रेज शासक के पास जा करके उससे मदद की गुहार लगाता है। तो अंग्रेज शासक क्या करता है कि अपनी कुछ सेना को अपनी कुछ सेना के टुकड़ी को संकेत के रूप में उनके साथ भेज देता, जिससे वो जो रजवाड़े थे वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, और खुश होकर के जिन इलाकों के लिए उनमें युद्ध हुआ रजवाड़ों में, उस इलाके को वे उस अंग्रेज को भेंट में दे देते हैं। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना, इनमें क्या था कि भारत के राजा नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने और हमला करने में लगे थे। जो भारत के रजवाड़े थे, जो नवाब थे, मैंने बताया कि वो आपस में ही हमेशा लड़ाइयाँ करते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो कृषि को लेकर के, उस व्यापार को लेकर के, नहीं हम जहाँ अपने सामान को बेच रहे हैं जिस अंग्रेज शासक को, तुम भी अंग्रेज शासक को ही बेचो, फ्रांसीसी को मत बेचो, इनकी बातों को लेकर के हो जाता था। और जिनके ऊपर उस अंग्रेज का हाथ होता, अंग्रेज का सपोर्ट होता, वो तो अटैक ही कर देते थे। उनकी बातों को अगर कोई और प्रांत का राजा नहीं मानता, नवाब नहीं मानता, तो उस पर वो अटैक भी कर देते थे। उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध भी होते रहे कि भाई जो राजा हैं, नवाब है, उनके मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उनके सिंहासन, उनकी कुर्सी को कौन संभालेगा, उसके लिए भी इनमें युद्ध होते रहे। ठीक है। और विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकिचाते हैं। जो विदेशी कंपनियां थीं, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी भी सहायता लेने में वो ज़रा भी नहीं हिचकिचाते थे कि ये हमारे इंडियन ही है, ये हमारे हिंदुस्तान भारत के ही हैं, हम इनके बीच हमारे युद्ध हो रहा है, तो हम क्यों जो है कि अंग्रेज़ों की सहायता ले। उनमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं करते, उनसे सहायता की गुहार लगाते, तो वो अपनी कुछ सैन्य टुकड़ी को संकेत के रूप में उनके पास भेज देते हैं। और जो इलाका वो राजा लेता था दूसरे राजा से, उस इलाके को अंग्रेज उसको भेंट में मांग लेता, उपहार में मांग लेता, और वो राजा दे भी देता। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती, मतलब और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती, तो उस राजा का नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था, है ना, यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था, क्योंकि यूरोपियों के पास प्रशिक्षित सेना, तोपें, बंदूकें थी भाई, ट्रेंड उनके पास सेनाएं थीं, उनकी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, उनके पास तोप था, उनके पास बंदूकें थीं। अपने पास क्या था? अपने पास भाला था, बर्छी था, तलवारें थीं। ये सारी चीज़ें, जब तक आप भाला बर्छी उठाओगे तब तक ये बंदूक से गोली मार देंगे, आप ख़त्म हो जाओगे। और कि राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट भी देते थे। ये भी होता था कि जब कभी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होता, तो उसमें फ्रांस के या इंग्लैंड के जो शासक थे, वो किसी एक प्रांत का जो राजा होता था, एक दो प्रांतों के जो राजा होते थे, उनसे सहायता मांगता। सहायता में कि कहता, भैया तुम अपनी सैनिक हमें दे दो और उसके बदले हम आपको बहुत सारा धन देंगे। जो यहाँ के राजा और नवाब थे, लालची थे, वो धन के लालच में अपने सैनिक को भेज देते थे लड़ने के लिए, जो कंपनी के काम आता। और कई बार कंपनी राजा से राज्य का बड़ा इलाका भेंट में ले लेती और उस गांव शहरों से लगान लेती। राजा ने जिन प्रांत को जीता और जिसे जीत करके जिस अंग्रेजी शासक को दिया, वो अंग्रेजी शासक क्या करता कि वहाँ की प्रजा से, वहाँ की जनता से लगान वसूल करता। लगान मतलब होता है कि कर, टैक्स वसूल करता। खेत उनकी, फसल उनका, सारी चीज़ें, पूरी मेहनत उनकी, अनाज जो पैदा होता
उसका 1/3 भाग या कभी कभी आधा भाग उस ब्रिटिश शासक को देना पड़ता, कंपनी को देना पड़ता। यह धन कंपनी के व्यापार में भी बहुत काम आता है ना। तो अब जो धन मिलता था इन्हें, उससे ये अपना सैनिकों के खान खर्च का और कंपनी के देख रेख के लिए जो कर्मचारी अधिकारी थे उनके लिए, उनके उपयोग में, उनकी मदद में ये सारी चीज़ों को खर्च करते थे। ये भारत में ज़मीन लेकर कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों मतलब फैक्ट्री के किलेबंदी भी कर दी। जो ज़मीन इन्होंने लिया भारत में, वहाँ पर कोठियाँ कंपनी बनाई, मतलब उसमें बड़ी बड़ी मशीनें कताई बुनाई के लगाई और चाय, काफ़ी, कहवा, पटसन का उत्पादन होता था, उनको गोदाम उनके लिए बनवाया, गोदाम कंपनियां बनवाई और उसको चारों तरफ से किलेबंदी कर दी, चारों तरफ से चहर दीवाली से पूरा घेर दिया कि जो अन्य यूरोपीय ताकत और शक्तियां हैं या भारत का ही कोई उस पर अटैक या आक्रमण ना करने पाए। इंग्लैंड इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से 1763 के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेज, ये दोनों के बीच कर्नाटक में 3 युद्ध हुए व्यापार को लेकर के इनमें 3 युद्ध हुए। जो पहला युद्ध था वो 1746 से लेकर के 1748 तक चला, जिसमें जो फ्रांस के लोग थे डुप्ले के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव लीड कर रहा था। पहला युद्ध फ्रांसीसियों ने जीता, दूसरा युद्ध भी फ्रांसीसियों ने ही जीता, लेकिन अंग्रेज जो थे वो बहुत ही रणनीतिबाज और षड्यंत्रबाज थे। उनमें क्या था कि वो जिन प्रांत के रजवाड़ों को धन का लालच दे करके सैनिकों को इकट्ठा कर लेता था, वही काम उसने किया और सभी सैनिकों को इकट्ठा करके और कर्नाटक के जो बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण भारत, बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच एक प्रायद्वीप है जिसे हम दक्षिण भारत का प्रायद्वीप कहते हैं। वहाँ पर इनमें घमासान युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। अंत में 1760 ईस्वी में वांडिसवास जो था, वांडिसवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से हार गए। जो फ्रांसीसी थे, जो ये लास्ट वाला युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध, उसमें हार गए और व्यापारिक कार्यों तक सीमित ही रह गए। जो व्यापारिक कार्य होते थे, जो सामानों की खरीद फरोख्त होती थी, बस वहीं तक सीमित रह गए। अदरवाइज़ वो किसी किसान से कोई इलाका ना भेंट में ले सकते थे, ना चुंगी कर ले सकते थे, ना लगान ले सकते थे। बस केवल वो सामान को खरीदते और उसको फ्रांस भेजते। किसानों से ना वो पटसन, ना जूट, ना कहवा, ना कॉफ़ी, ना चाय, ना किसी चीज़ की बागान नहीं लगा सकते थे, नहीं लगवा सकते थे। इसके बाद क्या था, कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं का बहुत बोझ पड़ने लगा। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद राजाओं को ये रियलाइज़ हुआ, ये उन्हें पता चला, जो राजा थे नवाब रजवाड़े, उन पर बोझ पड़ने लगा कि सैनिकों का पालन पोषण भरण पोषण हम करते हैं और उसका लाभ ये अंग्रेज उठाते हैं। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, जो व्यापार था ना उनके खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और सैनिक ताकत नहीं बढ़ने देना चाहते थे। भाई कोई कैसे बढ़ना देने चाहेगा कि हमारे देश में ही, हमारे घर में ही जो है कि कोई और आकर रहते रहते कहे भैया हमको थोड़ा सा ज़मीन दे दो, वहाँ पे घर बनाएंगे, घर बनाया फिर कहेगा भैया थोड़ा सा हमें और ज़मीन दे दो, वहाँ पे लहसुन धनिया बोएंगे। तो इस प्रकार से वो अपनी ताकत नहीं, दूसरों की ताकत नहीं बढ़ने देना चाहते थे। उन्होंने अपने अंग्रेज और फ्रांस के सैनिकों
कि ताकत बढ़ने से रोकने के लिए कई उपाय किए। अब कई उपाय किए, अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। जो भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़े, किले बनवाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे, है ना। तो अब यहाँ अपने ही भारत में कोई दूसरे देश का लोग आ करके यहाँ पर किलेबंदी करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं, कंपनी लगाएं, मनमानी खेती करवाएं, लगान वसूल करें, ये सारी चीज़ें ना बहुत ख़तरनाक नियम था, जिससे जो रजवाड़े थे, प्रांत के जो नवाब थे, वो बहुत परेशान हो गए थे। उनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो अंग्रेज हैं ये इस तरह न जाएंगे और न तो हमारा शोषण करना छोड़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राजाओं के राज्य से किस प्रकार से फ़ायदा उठाया, ध्यान से सुनिएगा कि कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। जो किलेबंदी उन्होंने पहले करवाया, उसके जब किलेबंदी करवाया तो उन्हें कुछ ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता पड़ी कि जो उसका रख रखाव कर सकें। उसके लिए भी उन्होंने बड़े अधिकारी नियुक्त किए। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते। जो अधिकारी थे उस किलेबंदी की, उस किले की देख रेख करते थे, उसमें से कुछ सामान को निकालते और कहते कि ये हमारा माल है, और उसे वो भारत में ही किसी को बेच देते। इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके कर्मचारी और अफसर भी मालामाल होकर भारत से लौट रहे थे अपने इंग्लैंड में। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे, कई जो भारत के व्यापारी थे वो सेठ भी थे, है ना, जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। कि जैसे कि वहाँ से कोई, जब इंग्लैंड से कोई जलयान या कोई जहाजी बेड़ा आता था तो यहाँ से जिन सामान को अंग्रेजी अफसर, जो बड़े अफसर थे, वो निकाल कर रखे होते थे, वो कहते थे कि ये कंपनी का सामान है और इसी पे जाएगा, ये इस पर लगान नहीं लगेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, फ्री में चला जाता था। इस तरह से जो कंपनी थी वो तो धनवान, वो तो मुनाफा कमा ही रही थी, साथ साथ उसके जो अफसर थे, जो अधिकारी थे, वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी कड़ी में तीसरा टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।